हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। तो हाजिर हैं आज एक नए टॉपिक के साथ। और बाकी क्या बताना है, बाकी तो जैसे रोज चलता है वही वीडियो है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। बाकी शुरू करते हैं। अगला जो टॉपिक है सदिशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, सदिशों के प्रकार। तो सदिश कई प्रकार के होते हैं। अभी सभी जितने प्रकार से संभव हैं सब बता देते हैं। फिलहाल जो मुख्य रूप से है ये 3-4 सदिश मुख्य रूप से होता है। एक समान सदिश, विपरीत सदिश, एकांक सदिश और शून्य सदिश। ये मेन रूप से इन्हीं को, और एक स्थिर सदिश, पोजीशन वेक्टर, यही मुख्य रूप से होते हैं। लेकिन बहुत सारे किताबों में अलग अलग सदिशों के नाम दिया है। हालांकि सब एक ही रूप है, क्या कहा जाए उनको, इन्हीं को थोड़ा बहुत इधर उधर किया गया है। तो आओ एक एक करके सारे सदिशों को पढ़ लिया जाए, जितने भी बुक में दिए हैं सब पढ़ लिया जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। पहला जो है समान सदिश, इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर क्या होता है, समान सदिश क्या होता है, तो हम कहेंगे कि दो ऐसे समांतर सदिश जिनका परिमाण व दिशाएं समान हो। क्या बोलें कि दो ऐसे समांतर सदिश जो परिमाण और दिशा में समान हो, ऐसे लिख सकते हैं। क्या दो सदिश हों, ठीक है, समांतर। जैसे मान लो एक वेक्टर ए हो गया, दूसरा वेक्टर बी। एक वेक्टर ए हो गया और दूसरा जो वेक्टर है बी हो गया। ठीक है, तो ये जो होता है, जो दोनों ये वेक्टर बी है, ठीक है, तो दोनों समांतर हैं, दोनों की दिशाएं समान है और दोनों का परिमाण भी यानी मैग्नीट्यूड भी समान है। तो हम कह सकते हैं टू वेक्टर आर इक्वल वेक्टर व्हेन दे आर पैरेलल एंड देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम। ठीक है, यानी दो समांतर सदिश समान सदिश कहलाएंगे यदि उनकी दिशाएं और परिमाण समान हो। अब बात करते हैं विपरीत सदिश का, अपोजिट वेक्टर का। ठीक है, अपोजिट वेक्टर क्या होता है, विपरीत सदिश। ये समान सदिश हो गया। विपरीत सदिश क्या होता है, तो हम कहेंगे कि दो ऐसे समांतर सदिश जिनकी परिमाण तो समान हो लेकिन दिशाएं विपरीत हो। ठीक है, ये क्या कहें कि दो सदिश ले लें, यहाँ पर सदिश ए और बी। ये वेक्टर ए हो जाएगा और ये वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक है, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर ए। ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं। ये दोनों ऐसे सदिश हैं जिनकी दोनों समांतर हैं, इनके परिमाण तो समान है, जितनी लंबाई ये है उतनी लंबाई ये है, लेकिन दिशाएं जो हैं विपरीत हैं। ठीक है, इसके पहले आप वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में देखे होंगे कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में क्या बताया गया था, किसी वेक्टर को हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो किसी वेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे एक तीर से प्रदर्शित करते हैं, और इस तीर में जो इसकी ये जो लंबाई होती है, तीर की लंबाई, ये इस सदिश का मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण बताता है, और ये जो इसका हेड ऑफ एरो है, ये जो क्या बताता है, दिशा बताता है। तो किसी वेक्टर को, अगर कोई वेक्टर ये है तो हमें इसको प्रदर्शित करने के लिए इसके ऊपर क्या करेंगे, एक तीर लगा देते हैं, तब पढ़ते हैं वेक्टर ए या सदिश ए पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक तीर के द्वारा इसे बना दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ दो वेक्टर ए और बी है, तो यहाँ पर दोनों की दिशा, यही जो नोक है दिशा बताता है।
ठीक है, ये हेड ऑफ एरो कहेंगे, ये जो हिंदी में बाणाग्र बोलते हैं, तो ये इसकी दिशा बता रहा है। तो क्या कहेंगे कि दो वेक्टर यदि दो समांतर वेक्टर यदि परिमाण में समान हो, दोनों की लंबाई समान है तो परिमाण समान हो गए, और दिशा में विपरीत हो तो हम कहेंगे कि वो अपोजिट वेक्टर हैं। ठीक है, विपरीत सदिश हैं। अब बात करते हैं एकांक सदिश का, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? तो यूनिट वेक्टर हम कहेंगे कि ऐसा वेक्टर जिनका परिमाण 1 हो, ये वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1। ठीक है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका परिमाण 1 हो, ये यूनिट वेक्टर कहलाएगा। ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण 1 हो वो क्या कहलाएगा? एकांक सदिश कहलाएगा। ठीक है, एकांक सदिश कहलाएगा। और हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि यदि ए एक वेक्टर हो, ठीक है, ए एक वेक्टर है और इसका जो मैग्नीट्यूड है, अगर इसका मैग्नीट्यूड कैपिटल ए है, एक सदिश ए है, इसका मैग्नीट्यूड ए है, तो हम कहेंगे कि जो वेक्टर ए अपान ए है यही जो होगा एकांक वेक्टर कहलाएगा। वेक्टर ए अपान ए जो होगा वो क्या कहलाएगा? एकांक वेक्टर कहलाएगा। और इसको हम लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? इसके ए के ऊपर ऐसे कैप लगा देते हैं तो इसको प्रदर्शित कर देते हैं। तो ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपान ए, ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपान ए। ठीक है, तो हम कहेंगे कि यदि ए एक वेक्टर है, वेक्टर ए, ठीक है, ये एक वेक्टर है, एक सदिश है, इसका परिमाण ए है, तो वेक्टर ए अपान ए को हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। इसको यूनिट वेक्टर को एक कैप से प्रदर्शित करेंगे और यहाँ से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये वेक्टर ए इक्वल टू ए अपान ए कह सकते हैं। ठीक है, और हाँ, वेक्टर जो ए यूनिट है या ए कैप है, ये इसकी दिशा जो होगी वेक्टर ए की दिशा में होगी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ध्यान देना कि जो ये इकाई सदिश है, एकांक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, इसकी दिशा वेक्टर ए की ही दिशा में होगी। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रहे। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ से एक चीज और देख सकते हैं कि यहाँ से तिर्यक गुणा कर दे तो वेक्टर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए इंटू ए कैप आ जाएगी, ऐसे। ठीक है, ये कैप लगा दिया गया है, तो ए और ये ए कैप। ठीक है, अब बात करते हैं ये लंबकोणी एकांक सदिश। तो लंबकोणी एकांक सदिश क्या होता है? लंबकोणी एकांक सदिश जो होता है, ये जो ऑर्थोगोनल एक्सिस है ना, एक्स वाई जेड, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। ठीक है, तो एक्स वाई और जेड के एलांग जो एकांक सदिश होते हैं उन्हीं को हम लोग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहेंगे। जैसे एक्स के एलांग अगर हम कहें आई एकांक सदिश है, ऐसे आई कैप कर दें, और वाई के एलांग जे कर दें और जेड के एलांग के कर दें। ठीक है, तो ये जो आई जे के है ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हो जाएंगे। ऑर्थोगोनल क्यों है? हिंदी जैसा कि इसका नाम लंबकोणी, ये एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री, एक दूसरे पर लंब होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको लंबकोणी सदिश कहेंगे। इनके परिमाण देख सकते हैं, जो आई का परिमाण होगा वही जे का भी परिमाण होगा और वही के का भी परिमाण होगा, और सबकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, क्योंकि यूनिट वेक्टर हैं। ठीक है, तो यही जो है एकांक सदिश कहलाते हैं। ठीक है, आगे भी है, अभी अगला जो है वो है, क्या नाम है, आगे शून्य सदिश, नल वेक्टर लिख रहे हैं, नल वेक्टर। अगला है शून्य सदिश। तो शून्य सदिश क्या होता है? तो हम कहेंगे कि ऐसे सदिश जिनका परिमाण शून्य हो। ठीक है, ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 0। ठीक है, इट्स कॉल्ड जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड 0 हो, तो इसको हम लोग ऐसे 0 के ऊपर एरो लगा देते हैं।
तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट कोलैप्स कर जाता है, एक ही बिंदु पर आता है, संपाती हो जाता है। ठीक है, इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो होता है एक ही बिंदु पर आ जाता है, संपाती होता है, इसलिए इसकी जो दिशा होती है निश्चित नहीं होती है, किधर जाएगा ये नहीं पता है। लेकिन हाँ, ये कब मिलेगा अगर हम कहें ए और बी, ठीक है, ए और बी दोनों इक्वल वेक्टर हों तो हमको जीरो वेक्टर मिल जाता है। जब दो इक्वल वेक्टर ए और बी का डिफरेंट लेते हैं तो हमें जीरो वेक्टर मिल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं समरैखिक वेक्टर यानी कोलिनियर वेक्टर की। तो कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, ऐसे वेक्टर्स की होते हैं जो एक ही रेखा में हों। ठीक है, या कह सकते हैं कि उनकी क्रिया रेखाएं जो होती हैं वो समांतर हों। ठीक है, क्रिया रेखा समांतर होगा, इसका मतलब क्या हुआ, उनके बीच का जो कोण होगा वो 0 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर्स को क्या कहेंगे कि जिन सदिशों की क्रिया रेखाएं समांतर हों, या क्रिया रेखाएं समांतर होने का मतलब उनके बीच का कोण 0 डिग्री हो, तो वो क्या हो जाएंगे, समरैखिक सदिश हो जाएंगे। यानी ऐसे सदिश जिनके बीच का कोण 0 डिग्री हो तो वो समरैखिक सदिश कहलाते हैं। अब बात करते हैं ये समतलीय सदिश, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर होने का मतलब क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, समतली तो एक ही तल में हो। ठीक है, अगर जो वेक्टर एक ही तल में स्थित होंगे उन्हें हम समतली वेक्टर कहेंगे। ठीक है, कोप्लेनर बोलेंगे। इसके बाद ये सप्रारंभिक सदिश, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर का मतलब ऐसे वेक्टर जो एक ही बिंदु से प्रारंभ हों, यानी एक ही बिंदु से बहुत सारे वेक्टर्स निकल सकते हैं, तो उस बिंदु से जितने भी वेक्टर निकलेंगे सब को इनिशियल वेक्टर कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ये एक्स वाई जेड के सापेक्ष पोजीशन बताता हो। ठीक है, ये जैसे कि ये मान लो हमारा ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है, और ये जो है मूल बिंदु वो है। तो किसी बिंदु, मान लो यहाँ पर कोई बिंदु P है तो जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हो। ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु P स्थित है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो इसका पोजीशन, इस बिंदु का पोजीशन बताता है, इसलिए इसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। इसको ले आकर के यहाँ हम मिला दें। ठीक है, और यहाँ पर एक वेक्टर r मिल जाएगा, और ये वेक्टर r जो होगा, ये जो वेक्टर r होगा, क्योंकि इस दिशा में यूनिट वेक्टर i होता है, इसमें क्या होता है j होता है, और इस दिशा में यूनिट वेक्टर k होता है, तो यूनिट वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो r की वैल्यू निकल जाएगी x i प्लस y j प्लस z k, ये r की वैल्यू निकल जाएगी। तो r क्या है, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर है जो बिंदु P का पोजीशन बता रहा है। अब और भी सदिश हैं, जैसे कि मुक्त सदिश, यही लिख देते हैं, ये मुक्त सदिश बोलते हैं इसको, मुक्त सदिश, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर क्या होता है, ऐसे सदिश जिनको उसके समांतर सदिश से विस्थापित किया जा सके। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे सदिश जिसको उसी के समान विस्थापित करने पर उनका मान अपरिवर्तित रहता हो। ठीक है, ऐसे सदिश जिसको उसी के समांतर सदिश में विस्थापित करने पर उसका मान अपरिवर्तित रहता हो, यानी बदलता ना हो, तो वो हो जाएगा मुक्त सदिश या फ्री वेक्टर। एक और कह सकते हैं, ये जब मुक्त वेक्टर होगा तो फिक्स वेक्टर भी होगा। ठीक है, यानी उसको लोकेलाइज्ड वेक्टर कह सकते हैं। लोकेलाइज्ड को हिंदी में क्या कहेंगे, स्थानगत सदिश कह सकते हैं। ठीक है,
स्थानगत सदिश, स्थानगत सदिश को क्या बोलेंगे? लोकेलाइट, लोकेलाइट वेक्टर। ये लोकेलाइट वेक्टर क्या होंगे? तो लोकेलाइट वेक्टर ऐसे वेक्टर होंगे जिसको हम लोग उसी के समान वेक्टर से विस्थापित न करें, यानी कि फिक्स हो। ठीक है, तो सीधे कह सकते हैं कि ऐसे वेक्टर जिसको विस्थापित नहीं किया जा सकता है वो हो जाएगा लोकेलाइट वेक्टर। तो इस प्रकार से आज हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ लिया। ठीक है, क्या पढ़ लिया? सदिशों के प्रकार पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। बाकी प्रक्रिया वही है कि आप अटेंडेंस देते रहिए। अटेंडेंस देने के लिए लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कुछ लिख दिया करिए ताकि हमें लग जाए कि हाँ आपने वीडियो देख लिया, आपका अटेंडेंस वही मान्य हो जाएगा। कि धन्यवाद।